नमस्कार। ये हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि रहेगी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे इसको देखा जाता है। ये वीडियो और ये सीरीज़ स्टार्ट करने का सिर्फ़ एक ही टारगेट है कि आप अपना चार्ट खुद से देख सकें और गोइंग फॉरवर्ड किसी को भी मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसी ने ये बताया, किसी ने ऐसे बताया, हम बहुत कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें, क्या ना करें, किसकी रेमेडीज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए बिगनर्स के लिए स्पेशली जिनको बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं पता वो इस वीडियो से आपको पता लगेगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे एक एस्ट्रोलॉजी काम करती है, एक हाउसेस के बारे में, प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस। ये जो सीरीज़ है इसमें कम से कम 15-18 वीडियोस हो सकता है बनेगी। तो बिना मतलब कम से कम हाफ ऑफ द कोर्स ख़त्म करे बिना मतलब 8-10 वीडियो देखे बिना आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट अपनी कुंडली पे ना कीजिएगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे अपना चार्ट अपने घर वालों का चार्ट देख सकते हैं और आप उससे रिज़ल्ट्स निकाल सकते हैं कि आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो अच्छे मिल रहे हैं तो कैसे किस क्या कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में जिसकी वजह से मिल रहे हैं, और अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो क्या रीज़न है जिसकी वजह से अच्छे नहीं मिल रहे हैं। एक चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, एक तो मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा जब तक आपकी कोर्स कम से कम 70-80% ना कर ले। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो भी कॉम्बिनेशंस जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा इसमें आप अगर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उसका एक जो रीज़न मेन रीज़न जो बड़ा रीज़न होगा वो ये होगा कि आपकी दशा क्या चल रही है, आपका टाइम पीरियड क्या चल रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक डेफिनेशन है कि दशा ही डिसाइड करती है दिशा। हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हो सकता है आपकी कुंडली में हाउसेस में बहुत अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे क्योंकि उसकी दशा ही नहीं आ रही। दशा इन द सेंस उसका टाइम पीरियड ही नहीं आ रहा कि वो अपना जो रोल है वो प्ले कर पाए, अपना जो कारक तत्व है वो दे पाए। तो ये एक मेन रीज़न रहेगा। मैं आपको सब चीज़ें सिखाऊंगा कि इसमें कैसे आप दशा देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट होगा। इसमें कोई आपको किसी भी तरह की ऐप यूज़ नहीं करनी है, मतलब मैं आपको जो ऐप बताऊंगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऐप है, उसमें कहीं भी आपको पैसा नहीं खर्च करना है, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। एक ऐप है जो आपके ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से दोनों से डाउनलोड हो जाएगी इजीली। उसका नाम है एस्ट्रो सेज ऐप। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हर एक चीज़ आपको दिखेगी, जो भी मैं इसमें पढ़ाऊँगा आपको वो चीज़ आपको सारी उस ऐप में दिख जाएगी। तो वो आप डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट, आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नाम, ये सब डालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका जो चार्ट बन के आएगा उस चार्ट को आप कैसे रीड कर पाएंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। आप अपना चार्ट और अपने घर वालों का चार्ट जो है वो इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता। तो आप ये चीज़ इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब तक ये पूरा कोर्स ख़त्म ना हो जाए या कम से कम 70-80% ना हो जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे जो कि हाउसेस से करेंगे कि कौन सा हाउस कैसा रिजल्ट देता है, उसके लॉर्ड कौन होते हैं। इस चीज़ पे हम अभी डिस्कशन करेंगे और आज हम कुछ बेसिक बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स जो एस्ट्रोलॉजी के होंगे, चाहे आपको ए टू जेड कुछ नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो आप ये वीडियो देख के आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, मेरी गारंटी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोई ना कोई वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, कोई कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी देख चुके होंगे। हाफ ऑफ द वीडियोस आपने देखी है, 4-5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की। तो आप उस चीज़ को इससे रिलेट मत कीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो आप बिल्कुल बेसिक से ब्लैंक माइंड से आप एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करेंगे। चाहे मैं हूँ, चाहे वो कोई भी होगा, अगर वो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है तो उसको पहली चीज़ यही बोली जाती है कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी देखा है, सीखा है, उसको आप ज़ीरो करके नए तरीके से आप सीखना शुरू करिए।
जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप पुरानी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर पाएंगे, आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने पहले जो वीडियोस देखी है वो गलत होगी या कुछ है। सबकी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपनी अपनी होती है, सबके अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, और मेन जो इसमें रोल रहेगा वो एक्सपीरियंस का बहुत मेन रोल रहता है। आपको आपके सामने किस तरह के चार्ट आ रहे हैं, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आपके क्लाइंट्स, आपके घर वाले, आपके खुद के चार्ट क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंगली आप जब कॉम्बिनेशंस और ये सब चीज़ें करेंगे तब आपको मेनली समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही है और इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन होता है और ये आपको क्या क्या दे सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ये चार्ट होता है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये चार्ट को आपने एंटी क्लॉकवाइज देखना है। जैसे फर्स्ट हाउस लिखा है, सेकंड हाउस लिखा है, थर्ड लिखा है, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ये चार्ट सबके लिए कॉमन ऐसे ही रहता है। इसके जो नंबर्स हैं इस पे मत आप फोकस करिएगा, क्योंकि नंबर हर तरीके से हर एक चार्ट में अलग अलग लिखे होंगे। वो नंबर के क्या सिग्निफिकेंस रहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चार्ट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, ये आप याद रखिएगा। ये आप हमेशा मतलब कभी भी आप अपना कोई भी किसी का भी चार्ट रीड करिएगा तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, सेकंड हाउस कौन सा है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, लेकिन नंबर पे अभी आप फोकस नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हाउस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे उसको कहते हैं एरीज, उसको कहते हैं मेष राशि। उसका जो लॉर्ड होता है वो होता है मार्स। मार्स जिसको मंगल भी बोला जाता है। फर्स्ट हाउस जो होता है वो सेल्फ का होता है, आपको अपने बारे में जानना है कि आप आपके अंदर क्या किस चीज़ के एट्रीब्यूट ज़्यादा हैं, उसके बारे में अपने आप के बारे में जानने के लिए, सेल्फ के बारे में जानने के लिए ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। फर्स्ट हाउस कुंडली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कुंडली में जितने मर्जी अच्छे कॉम्बिनेशंस बने हो, अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड अगर मजबूत नहीं है या मजबूत जगह पे नहीं बैठा हुआ, स्ट्रांग नहीं है, डिग्री वाइज स्ट्रांग नहीं है, तो आपके अंदर, आपकी कुंडली के अंदर जितने मर्जी अच्छे योग बने हो, जितने मर्जी अच्छे कॉम्बिनेशंस हो, कुछ भी हो, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाते। और अगर आपका फर्स्ट हाउस, फर्स्ट जो लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो स्ट्रांग है, डिग्री वाइज भी स्ट्रांग है, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, तो आपकी कुंडली जितनी मर्जी बेकार होगी, लेकिन आप उस कठिनाई को, उस प्रॉब्लम को, उससे गो थ्रू आप हमेशा कर पाएंगे। आप चैलेंजेस को हमेशा इजीली गो थ्रू कर पाएंगे। ये फर्स्ट हाउस का सबसे ज़्यादा जो लॉर्ड होता है, फर्स्ट का लॉर्ड जिसको असेंडेंट बोला जाता है, ये फर्स्ट लॉर्ड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कुंडली में। बाकी हाउसेज और उनके लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस जैसे मैंने बताया वो सेल्फ का है, आपके खुद का है, आपकी खुद की बॉडी का है। तो सेकंड हाउस जिसको टॉरस बोला जाता है, उसका जो लॉर्ड है उसको टॉरस बोला जाता है और हिंदी में वृषभ राशि बोला जाता है। सेकंड हाउस से हम कुटुंब देखते हैं, मतलब आपकी जो फैमिली है उसको देखा जाता है। सेकंड हाउस से हम आपकी इनकम देखते हैं, आय भाव बोलते हैं जिसको। सेकंड हाउस हमारा वाणी का होता है, सेकंड हाउस हमारा खाने पीने का होता है, आपको कैसा खाना पीना पसंद होगा, इससे हम देखते हैं। इससे हम वाणी के बारे में देखते हैं कि आपकी वाणी कितनी स्ट्रांग होगी, आप कितने अच्छे तरीके से बोलेंगे, या कईयों को लगता है कि इनकी वाणी रूड है, तो वो सेकंड हाउस से देखेंगे कि इनका कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है, या लॉर्ड है जो वो कहाँ पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसके क्या कॉम्बिनेशन है। ये सब हम आके आगे भी डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। थर्ड हाउस जिसको हम मिथुन बोलते हैं, जेमिनी बोलते हैं इंग्लिश में, और मिथुन बोलते हैं। मिथुन राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है बुध, बृहस्पति। यहाँ से हम आज के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है वो है सोशल मीडिया। तो यहाँ से हम सोशल मीडिया का विचार करते हैं। यहाँ से हम बड़े भाई बहन का विचार करते हैं कि आपके बड़े भाई बहन कैसे होंगे, उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे।
बाकी इसके जो हाउसेस के सिग्निफिकेंस होंगे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। तो अभी मैं सिर्फ आपको राशि बता रहा हूँ कि कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड कौन सा है, अभी सिर्फ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपकी माँ का होता है। तो यहाँ का जो प्लेनेट होता है वो होता है चंद्रमा। राशि जो होती है वो होती है कर्क राशि, यानी कि कैंसर। यहाँ पे आपके घर को भी देखा जाता है, आपका घर जहाँ पे आप रहते हैं। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं इस हाउस से। यहाँ पे आप वाहन भी देखते हैं कि आपके पास वाहन कैसा होगा, या वाहन आप खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती है फोर्थ हाउस से। फिफ्थ हाउस जिसको हम लियो बोलते हैं, यहाँ का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। सिंह राशि सा बोला जाता है हिंदी में, 5 नंबर में आती है। सन जो होता है वो आपका आपके जो एटीट्यूड है वो होता है, आप किस तरह से बिहेव करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, ये फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे आपकी जो शिक्षा होगी उस चीज़ को हम देखेंगे। शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा नहीं, शिक्षा मतलब स्कूलिंग तक हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। लेकिन ये चेंज हो जाता है जब हम के पी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, आगे कभी पढ़ेंगे तो के पी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस से देखा जाता है। लेकिन पराशरी जो हम अभी कर रहे हैं उससे फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आप अपने बच्चों के लिए कितना करेंगे, बच्चे आपके लिए कितना लकी होंगे, ये सब हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे। सिक्स्थ हाउस जिसका अगेन लॉर्ड जो होगा वो मरकरी होगा, बुध जिसे बोला जाता है। 6 नंबर रोग का होता है, रिपू का होता है, ऋण का होता है। तो आपको क्या रोग लगेगा, वो रोग कितने टाइम तक रहेगा, कितने सीवियर रहेगा, ये यहाँ से देखा जाता है। ऋण मतलब कर्जा, आज के टाइम पे जो कॉमन है, हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा होता ही है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई हर किसी से पूछता है। तो मतलब हर एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाता है कि मेरे ऊपर कर्जा है वो कब उतरेगा, जो कि आज के टाइम पे इतने एक्सेसिबल है क्रेडिट कार्ड्स वगैरह कि लोग पहले पैसे निकाल लेते हैं लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो वो यहाँ से देखा जाता है। आपकी जॉब का विचार हम यहाँ से करते हैं। सेवेंथ हाउस पे आ जाइए। सेवेंथ हाउस जिसका लॉर्ड होता है वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनरशिप को दिखाता है, आपके स्पाउस के बारे में बताता है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके बारे में ये दर्शाता है, आपकी डेली इनकम के बारे में ये दर्शाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली इनकम पे काम करते हैं, यानी कि कमीशन बेस काम हो गया, तो वो सब यहाँ से देखा जाता है। एट्थ हाउस जो होता है वो रिसर्च का उसको बेसिकली बोला जाता है। उसको मतलब पराशरी में और एस्ट्रोलॉजी वाइज उसको पताल भी बोला जाता है। आपके मृत्यु का भाव भी बोला जाता है इसे। तो मृत्यु आपकी लॉन्जिविटी कितनी है, लॉन्जिविटी के लिए एट हाउस हम देखते हैं, रिसर्च के लिए देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो आप जब ये आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एट हाउस कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली एट हाउस के कारक तत्व के बारे में जब आप पढ़ेंगे, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एट हाउस। बाकी सब लोग, जितने भी लोग कंसल्ट करने के लिए आपसे आएंगे, वो एट हाउस उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होगा। और जब एक एस्ट्रोलॉजर का आप चार्ट देखेंगे तो उसके चार्ट में आप देखिएगा कि वो इतना सक्सेस है तो एट्थ हाउस में कितना रोल प्ले कर रहा है उसके जीवन में एट्थ हाउस। स्पेशली जब एट्थ हाउस की दशा चलती है तो वो कितना रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जो भी आप कर रहे हैं। ये मैंने पर्सनली भी देखा है। मेरे भी जब एट्थ हाउस की दशा चल रही थी तो उसके बाद जब दशा शुरू हुई और जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ती गई, तो उन्होंने उसने प्लैनेट ने क्या रोल प्ले किया, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, मैं पहले क्या करता था, उससे बिल्कुल 360 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो एट्थ हाउस बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होता है आपकी कुंडली में। मतलब सारे हाउसेस होते हैं लेकिन एट्थ हाउस एक एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा।
ये आप अभी आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। 9th हाउस जो हमें सबको चाहिए होता है वो है भाग्य, लक का हाउस है। तो लक कितना स्ट्रांग होगा आपका और लक कब फेवर करेगा आपको, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाएगी। आपके पिता के बारे में हम यहाँ से देखते हैं। 10th हाउस और 9th हाउस दोनों से देखा जाता है। फादर के बारे में, फादर क्या करेंगे, उनका नेचर क्या होगा, वो 9th हाउस से देखा जाएगा। अगर गुरु यहाँ बैठे हुए हैं तो फादर धार्मिक हो सकते हैं। अगर वीनस यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है आपके फादर के पास लग्जरी अच्छी होगी। राहु यहाँ बैठे हैं तो हो सकता है कि फादर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो या इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो। तो वो सब चीज़ें यहाँ से देखी जाएगी। 10th हाउस जिसको कर्म का भाव माना जाता है। 9th हाउस का आप पहले लॉर्ड लिख लीजिए, सॉरी 8th का भी लिख लीजिए और 9th का भी लिख लीजिए। 8th का जो लॉर्ड है वो अगेन मार्स होता है, जिसको हम जो स्कॉर्पियो राशि यहाँ पर होती है, मंगल बोला जाता है उसे हिंदी में। मार्स आपको एनर्जी देता है। मार्स सेनापति बोला जाता है उसे एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ से मतलब हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से हम मांगलिक का विचार भी करते हैं और 8th हाउस का मांगलिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। हालांकि ये ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है कि मांगलिक का मांगलिक से करना चाहिए। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन लॉज का हाउस भी होता है 8th हाउस। आप इन लॉज से कितने आपकी अच्छी रहेगी, कितने आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, वो भी देखा जाता है 8th हाउस। 9th हाउस जो मैंने बताया भाग्य का हाउस है। इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तभी मैंने बोला कि फादर का विचार यहाँ से किया जाता है, बृहस्पति मतलब गुरु का विचार किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो फादर होते हैं वो आपके पहले गुरु होते हैं, तो उनका विचार यहाँ से किया जाता है। अब हम 10th हाउस की बात कर लेते हैं। 10th हाउस जिसका लॉर्ड होता है सैटर्न, और उनकी जो राशि है वो है कैप्रिकॉन, मकर राशि जिसको बोलते हैं। 10th हाउस जो हमारे कर्म का होता है, तभी बोलते हैं शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं। और जब साढ़े साती चलती है, ढैया चलती है, तो आपको कर्मों का फल मिलता है। बहुत सारे लोग डरते हैं साढ़े साती से या ढैया से। तो और बहुत सारे लोगों को पैसा भी मिलता है, बहुत अच्छा पैसा कमाते भी हैं साढ़े साती और ढैया में। तो एक डेफिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में कि नो मनी विदाउट शनि। तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि तभी बोला जाता है कि कर्म के ऊपर ही आपकी जो पूरी कुंडली है वो डिसाइड करी जाती है, वो बनी होती है। तो कर्म का हाउस है ये, बिजनेस भी यहाँ से देखा जाता है। ये जिस भी हाउस में यहाँ का लॉर्ड बैठेगा उससे रिलेटेड आप बिजनेस कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। 11th हाउस भी शनि यहाँ का लॉर्ड वो होता है। और जो राशि यहाँ पे होती है वो कुंभ राशि है, एक्वेरियस जिसे बोला जाता है। ये भी शनि की राशि है। और 11th हाउस जो होता है वो आपके डिज़ायर्स का होता है। वो आपकी जितने भी आप डिज़ायर लाइफ में चाहते हैं उसका होता है। आपका जो सोशल सर्कल हुआ उसका होता है। जब हम रेमेडीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में, तब मैं आपको बताऊंगा अमेजिंग रेमेडीज़ अपने डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए। अगर स्पेशली क्या कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर डिस्कस करके भी करेंगे, तो आप लोगों को मज़ा आएगा वो रेमेडीज़ सुनने में, कितना इजीली भी आप अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल कर पाते हैं। 12th हाउस की बात करेंगे तो 12th हाउस जिसको मोक्ष का घर बोला जाता है, इसी की वजह से यहाँ के जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर हैं, जो कि जुपिटर ही ज्ञान है। जब भी आप ज्ञान में जाते हैं तो आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और ये आखिरी हाउस है, तो मतलब हमने देखा है कि लास्ट में लोग ज़्यादातर अध्यात्म की तरफ जाते हैं जब उनकी एज जब अपना सब कुछ वो लाइफ में अचीव कर लेते हैं या उनकी लाइफ बहुत आगे चल जाती है, थक जाते हैं लाइफ से, तो वो अध्यात्म की तरफ जाते हैं, वो मोक्ष की तरफ जाते हैं। इसलिए लास्ट हाउस जो है वो
देवगुरु बृहस्पति का ही है। राशि यहाँ पर मीन राशि बनती है, पाइसिस। इसके लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर ही हैं। यहाँ से आप फॉरेन भी देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी देखते हैं, 8th हाउस से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं। और ये हॉस्पिटल का भी है, ये व्यय का भी बोला जाता है यहाँ पे। मतलब आपका अगर बोला, मतलब आप और आगे जब पढ़ेंगे तभी मैं आपको बता पाऊँगा अमेजिंग सी ट्रिक्स क्या होती हैं। जैसे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा होगा, आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी कि आपको कभी पैसा बचेगा नहीं, आप कभी पैसा बचा नहीं पाएंगे, जो कि आय का व्यय से कनेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन कैसा पैसा आप बचा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये तो हाउस सिग्निफिकेंस हो गए, मैंने आपको बताया इसमें कि आप कैसे कैसे हाउस सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, कैसे कैसे राशियों से लिंक करना है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, और एक होते हैं देवता और एक होते हैं दानव, जिसको राक्षस भी बोला जाता है। तो ये जो डिसाइडेड है वो इस वजह से करा जाता है कि जो देवता प्लैनेट होंगे वो देवता के साथ अच्छा रिजल्ट देंगे। आप देखेंगे अपने कुंडली में अगर देवता प्लैनेट देवता के साथ बैठा है, तो आप अगर वो कोई हाउस में बैठा है तो उसकी अचीव उसको उस हाउस की जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यही अगर राक्षस प्लैनेट बैठा होगा तो आपको उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये भी आप आगे पढ़ेंगे कि कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे राक्षस प्लैनेट जो होंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। स्पेशली थर्ड हाउस हो गया, 6th हाउस हो गया और 11th हो गया, 10th में भी अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। तो जो देवता प्लैनेट है वो है सन, इसको फादर भी बोला जाता है। मून, जिनको मदर बोला जाता है। और ये इमोशंस भी आपके दिखाता है। मून बहुत ज़रूरी होता है जन्म कुंडली में, ये भी देखेंगे हम, डिस्कस करेंगे आगे। मार्स, जिसको सेनापति बोला जाता है, ये आपकी एनर्जी है। अगर आप एनर्जी, जैसे मैंने बताया मांगलिक वाले जो होते हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एनर्जी अगर वो सही जगह लगाएं तो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन वो बहुत सारे लोग अगर एनर्जी गलत जगह पे लगाते हैं तो फिर वो मैं आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिएगा, मार्स जिस भी हाउस में बैठा होगा ना, उस हाउस में आप सबसे ज़्यादा एनर्जी अपनी लगाएंगे। मार्स अगर फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे लोग अपने ऊपर सबसे ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं। ये जिमिंग के लिए बहुत अच्छे देखा जाता है कि ये जिम करते हैं, रेगुलर जिम करते हैं। सेकंड हाउस में होगा तो ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए, ऐसा लोग कुटुंब में मतलब अपनी फैमिली के लिए अच्छा, मतलब फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम आगे। फोर्थ जो देवता प्लेनेट हो गया वो जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है। तो ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी के लिए भी और बाकी सब चीज़ों के लिए भी, और ये सबसे अच्छे प्लैनेट हैं। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में ख़राब भी हैं तो भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं देते हैं यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति। चाहे वो तुला लगन की कुंडली भी हो, तुला लगन के लिए थर्ड और सिक्स के लॉर्ड होते हैं, तो मतलब ये बिल्कुल उनके लिए मेलेफिक है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति इतने बुरे रिजल्ट नहीं देते जितने बाकी देंगे। अब आप राक्षस प्लेनेट लिख लीजिए। राक्षस में सबसे पहले आता है सैटर्न, उसके बाद आता है वीनस, फिर राहु और केतु। एक प्लेनेट बच गया जिसको मरकरी बोला जाता है, बृहस्पति सॉरी, मरकरी जिसको बोला जाता है, बुध जिसको बोला जाता है, उसको बच्चा प्लेनेट भी बोला जाता है। मतलब वो जो आप देखेंगे जिसके फर्स्ट हाउस में बुध होगा, मरकरी बैठा होगा, वो किडिश बिहेवियर ज़्यादा करता है, तो उसमें बचपना ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बोलते हैं मरकरी जिसके साथ बैठेगा वो उसके एट्रीब्यूट्स ले लेता है। अगर वो जुपिटर के साथ बैठेगा तो ऐसे लोग ज्ञान प्राप्त करने में काफ़ी अच्छे से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो कि बुद्ध बुद्धि भी है, और वो बुद्धि अपनी सबसे ज़्यादा वहीं लगाता है। फर्स्ट हाउस में जैसे बैठेगा तो ऐसे लोग
कैलकुलेशन में बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होंगे। मतलब उन लोगों को एक्सेल और कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिटरली उन लोगों का इतना तेज़ दिमाग होगा। लेकिन वो लोग ज़्यादा एक्सपैंड करने के चक्कर में लॉस भी कर देते हैं कई बार। ये भी हम डिस्कस करेंगे कभी किसी की कुंडली लगाएंगे लाइव में। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कमेंट करके इसमें ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका कमेंट का रिप्लाई करूँगा, लेकिन वो इस वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए। आप अपनी डिटेल्स मत डाल दीजिएगा कि आप मेरा एनालाइज करके बताइए, इसमें बहुत टफ हो जाता है ऐसे बताना। हम लाइव करेंगे आगे जाके, तब हम डिस्कस करेंगे आपकी कुंडली, आप में से ही लोगों की किसी की कुंडली लेंगे और डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्बिनेशंस कैसे देखने हैं। तो ये दानव और देवता प्लैनेट हो गए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेलेफिक और बेनिफिक क्या होते हैं। मेलेफिक और बेनिफिक आप लिख लीजिए प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। जो बेनिफिक प्लैनेट हो गए वो हो गया वीनस, मरकरी, मून और जुपिटर। ये बेनिफिक प्लैनेट है। और मेलेफिक हो गए मार्स, सैटर्न, राहु और केतु। सन जो इसमें है ना, उसको बहुत सारे लोग मेलेफिक भी गिनते हैं और बेनिफिक भी गिनते हैं, तो मैं सन को जो है वो बेनिफिक में ही काउंट करता हूँ, क्योंकि सन के एट्रीब्यूट्स जो है ना वो आपके फादर के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो पर्टिकुलरली आप किसी की कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि आपके लिए मेलेफिक है या बेनिफिक है। मतलब मैं ये नहीं कहता किसी के फादर गलत होंगे या कुछ होंगे, लेकिन ये आपको कॉम्बिनेशंस कुंडली में देखने के बाद ही पता लगेंगे वो पर्टिकुलरली उस बंदे के लिए, जिसकी भी आप चार्ट देख रहे हैं, वो उसके लिए कैसा वो रिजल्ट दे रहे हैं। आप ये देखिएगा जो मैंने आपको मेलेफिक और बेनिफिक लिखवाया है, जो बेनिफिक प्लैनेट होंगे ना वो आपके चार्ट में कहीं भी जिस भी हाउस में बैठे होंगे, वो हाउस से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलने के लिए ना आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर वीनस जैसा ग्रह बेनिफिक है और वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपको ओवरऑल लग्जरी वगैरह से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको होता है, हो सकता है कि आप पैदा हुए किसी ऐसे घर में जहाँ पे ऑलरेडी लग्जरी गाड़ियाँ ये सब ठीक ठाक है। बाकी ये भी देखना होता है कि शुक्र पीड़ित तो नहीं है, वीनस मतलब राहु के साथ तो नहीं बैठा, लेकिन फिर भी मतलब आपको लग्जरी वगैरह ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही मरकरी, मून और जुपिटर का भी देखते हैं कि जिस भी हाउस में ये बैठेंगे वहाँ के एट्रीब्यूट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे कई लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, तो आप देखेंगे कि फिफ्थ हाउस उनका जो होगा वो डैमेज होगा, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और वहाँ पे हो सकता है कि इन जैसे कोई राहु बैठे हो, स्पेशली अगर राहु बैठा होगा फिफ्थ हाउस में, तो ऐसे लोग को रात, ऐसे बच्चों को मतलब रात को अगर पढ़ाई का सपना भी आ जाए तो भी वो डर जाते हैं। हालांकि कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि पढ़ाई उनकी ख़त्म हो गई, 25-26 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, लेकिन फिर भी उनको अगर स्कूल का सपना आ जाए पढ़ते हुए, तो उनको हमेशा डराने वाला सपना आएगा कि टीचर उनको मार रहा है, या उनको कोई पुरानी ऐसी याद जो उनके लिए अच्छी नहीं थी, ये सब चीज़ें उनको दिखती है। तो राहु के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ, तो ऐसे बच्चों को जिनके फिफ्थ हाउस में राहु है उनको मारिए पीटिए कुछ भी करिए आप, तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट होगी। पहली बात तो मारना पीटना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि डराते हैं बच्चों को कि नहीं पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप उससे बेटर उसको कोई ऑनलाइन एक्टिविटी में डालिए, क्योंकि राहु जो है वो ऑनलाइन मतलब टेक्नोलॉजी का कारक है। जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो राहु की वजह से चल रही है। जैसे पहले ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता था राहु को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे कि राहु की सिग्निफिकेंस हर जगह ही है। हम सारा दिन राहु से घिरे हुए होते हैं, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, ऑफिस हो, घर हो। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़ोन पे गाने सुन रहे हैं, फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये राहु को कैरी करके साथ चल रहे हैं। जिनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इल्यूजन में रहते हैं, तो आप चेक करिए कि अपने घर में पुरानी वायरस ना हो जो आप यूज़ नहीं कर रहे, पुराने फ़ोन्स ना हो। लोगों को बहुत शौक होता है कि पुराने फ़ोन्स कैरी करके रखने का, लेकिन ये नहीं करके रखना चाहिए। नहीं, आप राहु और ज़्यादा अपने घर में बढ़ा रहे हैं।
तो ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर को जितना हो सके आप डीक्लटर करिए। आप ये वास्तु में सीखेंगे कभी हम आगे बढ़ेंगे तो, कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट होता है, और स्पेशली जो एस्ट्रो वास्तु होता है। अपने घर को आप 2-3 महीने में, 4 महीने में आप डीक्लटर करिए। जो चीज़ें आप नहीं यूज़ करते आप उसको फेंकिए, आप उसको मत रखिए, स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। और जो देवता प्लैनेट होते हैं, जो मेलिफिक होते हैं सॉरी, उनको आप उन वो जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से रिलेटेड आपको वो चीज़ मिलने के लिए, वो हाउस से मिलने वाले एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि मार्स मेलेफिक है। मार्स अगर आपके जन्म कुंडली के थर्ड हाउस में हो जाए, क्योंकि थर्ड हाउस जो थ्रिष्टाया हाउस होता है, ऐसे लोग हार्ड वर्किंग बहुत होंगे, तो हार्ड वर्क करके वो सब चीज़ें अचीव ज़रूर करेंगे, लेकिन उनको हार्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसी की जगह कोई वीनस बैठा होगा, अगर वीनस बैठा होगा तो वो इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग उनको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन हार्ड वर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, हार्ड वर्क से ही सब लोग सक्सेस होते हैं। तो कुछ एक प्लैनेट है जो थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जैसे मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया। त्रिष्टाया हाउस बोला जाता है इनको, वन ऑफ द त्रिष्टाया हाउस है। थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th जो है वो त्रिष्टाया में आते हैं। तो ऐसे प्लैनेट्स अगर इन 3 हाउसेज में बैठेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है और फिर लोगों को लगता है कि मतलब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कई लोग गलत भी एस्पेक्ट्स देखते हैं। जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उसमें से 7th जो एस्पेक्ट होगा वो तो सभी के लिए कॉमन है, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो सभी के लिए, सब प्लैनेट्स के लिए कॉमन रहेंगे। बाकी जिनको स्पेशल एस्पेक्ट मिले हुआ, दृष्टि मिली हुई है, वो क्या करती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी में। तो सबसे पहले हम ग्रहों के राजा जिसको बोला जाता है सन, सूर्य, उसके एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। सन का जो एक ही एस्पेक्ट होता है वो है 7th। सन जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से दृष्टि डालेंगे 7वें घर में, यानी कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो 7th में देखेंगे, थर्ड में बैठेंगे तो 9th में देखेंगे। जिस भी प्लैनेट जिस भी हाउस में बैठेंगे उससे वो 7th दृष्टि डाल के देखेंगे। उसके बाद है मून। मून का भी जो एस्पेक्ट है वो 7th ही रहेगा, 7वीं दृष्टि रहेगी। उसके बाद है वीनस। वीनस की भी 7वीं ही दृष्टि रहती है। उसके बाद है जुपिटर। जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये अगर डैमेज भी हो जाए, ये अगर पीड़ित भी होगा कुंडली में, तो भी इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा। ये नीच का भी अगर हो जाए, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, तो भी इतने बेकार रिजल्ट नहीं देता। तो जुपिटर की जो एस्पेक्ट है वो है 5, 7 और 9। जहाँ भी जुपिटर बैठेगा वहाँ से 5वां घर, 7वां घर और 9वां घर में दृष्टि डालेगा। और स्पेशली देखा जाता है कि 5th और 9th जो एस्पेक्ट रहता है बृहस्पति का, वो गंगा जल के समान रहता है। तो वहाँ से रिलेटेड आपको अ, अच्छे रिजल्ट्स आपको निकाल के देते हैं देवगुरु बृहस्पति। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के बाद मरकरी। मरकरी का भी जो एस्पेक्ट है वो एक ही होता है, 7th एस्पेक्ट। उसके बाद है सैटर्न। सैटर्न के एस्पेक्ट 3 होते हैं, 7th, 3rd और 10th। उसके बाद मार्स। मार्स जो होता है वो जहाँ भी बैठता है वहाँ से 4th, 7th और 8th दिखता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि 4th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट क्या देता है। 7th एस्पेक्ट जिसका भी कहीं भी रहेगा, तो जिस भी हाउस पे 7th एस्पेक्ट रहेगा, जैसे कि अगर सेकंड में बैठा है 8th पे एस्पेक्ट रहेगा, या 8th में बैठेगा सेकंड पे रहेगा, 6th में बैठा 12th पे रहेगा, तो 7th एस्पेक्ट जो होगा वो होल्ड बनाने के लिए होता है। उसमें वो अपने एट्रीब्यूट ज़्यादा डालता है उस घर में जहाँ पे वो देख रहा है, जो भी प्लेनेट होगा। अगर वहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ ना, जैसे कि अगर जुपिटर बैठा है
या आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर सन बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, सेवेंथ एस्पेक्ट उसका सेवेंथ हाउस पे पड़ेगा। सेवेंथ एस्पेक्ट जहाँ जो कि सेवेंथ हाउस पे पड़ेगा, वहाँ पर अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो वो उस घर पे पूरा होल्ड बना के चलेगा। मतलब अपने जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो सेवेंथ हाउस पे भी वहाँ पे आपको दिखेंगे उसके एट्रीब्यूट्स। अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो उसके भी दिखेंगे, और एस्पेक्ट जिसका पड़ रहा है उसके भी दिखेंगे। तो ये कॉमन है सभी के लिए सेवेंथ एस्पेक्ट वाला। बाकी जो मार्स के मैंने आपको बताया कि फोर्थ और एट्थ एस्पेक्ट होता है, तो फोर्थ एस्पेक्ट जो होगा वो होगा प्रोटेक्शन और केयरिंग वाला। मतलब वो जिस भी हाउस में बैठेगा वहाँ से जहाँ भी वो फोर्थ दृष्टि डालेगा, और दृष्टि भी आपको एंटी क्लॉकवाइज देखनी है, क्लॉकवाइज नहीं देखनी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। अगर मार्स जो है वो फोर्थ हाउस में बैठेगा, फर्स्ट हाउस में बैठेगा और फोर्थ एस्पेक्ट उसका फोर्थ हाउस में गया, वो अपनी मदर के लिए बहुत केयरिंग होगा, बहुत सपोर्टिव होगा। मदर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो एकदम से मतलब स्टैंड हो जाएगा अपनी मदर के लिए, चाहे वो जितना मर्जी दूर रहता हो, चाहे वो अ, कहीं भी होगा, लेकिन वो मदर के लिए हमेशा स्टैंड लेके रखेगा। वो चाहेगा कि मेरा घर बहुत अच्छा रहे, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फोर्थ हाउस घर का भी होता है। एट्थ एस्पेक्ट जो होगा वो थोड़ा सा ना चैलेंज वाला होता है। जहाँ से भी मरकरी मार्स बैठ के एट्थ एस्पेक्ट डालेगा, तो वहाँ पे चैलेंज ज़रूर आते हैं, लेकिन वो ना नेवर बैक डाउन वाला उसका होता है। वो कभी भी वहाँ उस घर से रिलेटेड हार नहीं मानेगा। चैलेंज ज़रूर आएगा लेकिन वो उसको अचीव कर कर ही रहेगा, चाहे जितना मर्जी कुछ भी हो जाए। जो कि मार्स के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तो पूरी एनर्जी लगा देगा वो चैलेंज को, एक्सेप्ट करेगा और उसको ज़रूर उसको सक्सेस करेगा। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर की जो फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट है वो गंगा जल के समान है। तो फिफ्थ एस्पेक्ट जो होता है वो होता है कर्मा वाला। आप अच्छे कर्मा देख सकते हैं जहाँ पे भी वो फिफ्थ एस्पेक्ट डालेगा। डिवाइन ब्लेसिंग भी बोलते हैं उसे। तो फिफ्थ एस्पेक्ट जहाँ भी रहेगा वहाँ पे वो डिवाइन ब्लेसिंग आ जाएगी, उस घर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप उस घर से रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और उस घर में कर्मा रिलेटेड अगर आप कुछ करेंगे ना, उस घर के कर्मा कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो नाइन्थ एस्पेक्ट होगा वो भी डिवाइन ब्लेसिंग गंगा जल बोला जाता है, तो वहाँ उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जो कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो शादी के कारक हैं, बच्चे के कारक हैं, आपके घर में जितने भी शुभ चीज़ें होती हैं उसके कारक हैं, पाठ पूजा होती हैं उसके कारक हैं, पैसे की भी कारक माना जाता है। और नाइन्थ हाउस के वो होते हैं लॉर्ड, तो वो आपको सब चीज़ें लक भी देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, तभी मैंने आपको बताया था। सैटर्न के बारे में लिख लीजिए। सैटर्न की थर्ड और टेंथ एस्पेक्ट होता है। तो सैटर्न का जो थर्ड और टेंथ एस्पेक्ट होगा, जिसमें थर्ड एस्पेक्ट जहाँ पे भी सैटर्न डालेंगे वहाँ से आपको चैलेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। उस घर में आपको उस घर से रिलेटेड आपको चैलेंजेस आएंगे। जैसे कि अगर फिफ्थ हाउस में सैटर्न बैठे हुए हैं, उनका जो थर्ड एस्पेक्ट है वो सेवन्थ हाउस पे पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आती है, चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो चैलेंज, मतलब अगर उन्होंने वो स्टार्टिंग के कुछ टाइम उन्होंने निकाल लिया, हालांकि बाद में भी वो प्रॉब्लम देखी गई है, मैंने बहुत सारे चार्ट्स ऐसे देखे हैं कि 10-10 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल ही रही है। इसमें दोनों का चार्ट देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल या फीमेल का चार्ट देख कर ही आप सब चीज़ें एनालाइज कर लें। कुंडली मिलान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपने कुंडली मिलान करवाई है उस टाइम पे क्लाइंट ने नहीं करवाई है। तो सैटर्न की थर्ड दृष्टि हमेशा चैलेंज करेगी उस हाउस से रिलेटेड। लेकिन आप अगर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और फाइट करते हैं और टाइमली मतलब फाइट करते हैं, ऐसा नहीं है। जो कि जुपिटर सॉरी सैटर्न जो है वो स्लोएस्ट प्लेनेट है, तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत टाइम है, आप आराम से करो, लेकिन कार्य जो आप कर रहे हो वो सही होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। सैटर्न कभी भी आपको गेन नहीं देगा अगर आप कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं तो।
और जो लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, अगर सैटर्न का टाइम पीरियड उनकी लाइफ में शुरू हो जाता है, तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल ज़ीरो से माइनस में भी चले जाते हैं और उनको उनका रिज़ल्ट भी उस टाइम टेन्योर में ज़रूर मिलता है। मतलब आपने देखा होगा केसेस चल रहे हैं लोगों के बहुत टाइम तक, लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं आया। लेकिन सैटर्न की जैसे ही महादशा शुरू हुई या साढ़े साती शुरू हुई, तभी मैंने बोला साढ़े साती आपको पूरे कर्म का आपको फल देती है। तो आप उस टाइम में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट मिलेगा जो आपने पास्ट कर्मा की। सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ाता है उस घर से रिलेटेड। जैसे कि अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा है और 10th एस्पेक्ट जो है वो 10th हाउस पे रहेगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आपको ऑनेस्ट आपको वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ सकता है, मतलब आपको उस घर से रिलेटेड आपके ऊपर प्रेशर भी रहेगा हमेशा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको ऑनेस्टी से काम करना है। आपको जो भी आप करते हैं आपको वो ऑनेस्टी से आप करते रहेंगे, सैटर्न आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट देंगे। वो देर से देते हैं लेकिन रिजल्ट ज़रूर अच्छे देते हैं, स्पेशली उन लोगों को जिनका फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे, फोर्थ में बैठे होंगे, सेवन्थ में बैठे होंगे, 10th में बैठे होंगे या 11th में बैठे होंगे, क्योंकि उनका एस्पेक्ट रहेगा कहीं ना कहीं लगन पे। तो ऐसे लोग ज़रूर ये बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बनते, बहुत लेट हो जाता है। मतलब सेम मेरे काम पहले वो मेरे दोस्त के या किसी फैमिली मेम्बर का काम बन जाता है, सेम काम हम करने जाए तो, लेकिन मेरा नहीं बनता है। सैटर्न चाहते हैं कि आप उस काम के जब केपेबल हो जाएंगे तब वो आपको ज़रूर देंगे, और जितना आपने सोचा उससे कहीं ज़्यादा देंगे। तो सैटर्न का ये बोला जाता है कि आप ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, आपको उसके रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। लेकिन आप जब ठोक पीट के आपको जब वो बिल्कुल उसके काबिल बना देंगे ना, तब वो आपको रिजल्ट्स उसके ज़रूर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जॉल्टेड और डेविएटेड, उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह जिसको बोला जाता है। तो कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में उच्च के और नीच के होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सन की। सन जो होता है वो एरीज में उच्च का होता है, यानी कि जो फर्स्ट जहाँ राशि लिखी होगी वहाँ पे अगर सन है तो वो उच्च का होगा और अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन बहुत जगह ये भी देखा गया कि सन नीच का भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, हालांकि इन लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली एलिगेशंस लगते हैं। आप जितने भी गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे लोग देखेंगे उनका सन आपको नीच का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दिखेगा। जो उच्च के होते हैं वो भी आपको दिखेंगे, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे। मतलब नीच वाला भी करता है लेकिन अच्छे लेवल इन द सेंस उन लोगों के बारे में आपने इतना सुना नहीं होगा, लेकिन वो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे। और नीच वालों के बारे में आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सुनी होगी, सब कुछ सुना होगा, वो भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा रहती है उनके आसपास, उनकी इमेज कुछ इतनी अच्छी नहीं होती पब्लिक में। मून मून जो होता है वो उच्च का होता है 2 नंबर में, यानी कि टॉरस में। और नीच का होता है स्कॉर्पियो में, यानी कि 8 नंबर में, मार्स की राशि में। उच्च का होता है वीनस की राशि में, और मार्स में होता है नीच का। जुपिटर जुपिटर जो है कैंसर में, यानी कि कर्क राशि में उच्च का होता है। और कैप्रिकॉर्न में नीच का होगा। और अपोजिट होता है मार्स का। मार्स जो है वो कैप्रिकॉर्न में उच्च का होगा और कर्क राशि में, यानी कि 4 नंबर में नीच का होता है। मरकरी वर्गो में उच्च का होगा, यानी कि 6 नंबर में, कन्या जिसको बोला जाता है। और पाइसेस में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में, वो नीच का होगा। वीनस वीनस का अपोजिट है बिल्कुल मरकरी से, वो पाइसेस में उच्च का होता है। और आप ये देखिए कि वैसे देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु जिनको शुक्राचार्य बोला जाता है, उनकी कोई इतनी मित्रता नहीं है। मतलब देवगुरु बृहस्पति उनको मित्र नहीं मानते,
शुक्राचार्य ज़रूर मानते हैं। दोनों के पास अलग-अलग मतलब दिव्य शक्ति है और नॉलेजेबल बहुत है दोनों। और दोनों दोनों मतलब इतने अच्छे मित्र नहीं है। हालाँकि बहुत सारी कहानियों में ये भी बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति ने अपने बच्चे को दैत्य गुरु के पास पढ़ने के लिए भेजा था, जो कि उनके पास इतने ज्ञान था, इतनी इतनी ज्ञान मतलब अद्भुत ज्ञान था उनके पास, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बच्चे को उनके पास भेजा था। और आप ये भी देखिएगा कि जिनके वीनस 12th हाउस में होगा या 12 नंबर राशि में पाइसेस में होगा, वो लोगों के पास लग्जरी अच्छी रहेगी, लग्जरी से हमेशा घिरे रहेंगे। अगर उनके पास लग्जरी नहीं है, 12th हाउस में आपका वीनस है, आपके पास लग्जरी नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे पास कोई लग्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप जैसे ही अपने जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ से आप मूव कर जाइए। अगर आप फ़ॉरेन जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, या तो एस्ट्रोलॉजी में फ़ॉरेन मतलब जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वहाँ से 300-400-500 किलोमीटर दूर, जहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाए, वहाँ पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको देखिए अपनी लाइफ आप कैसे चेंज होती है। तो वीनस अगर आपको 12th में बैठा है या 22 में बैठा है, आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाइए 400-500 किलोमीटर, या फ़ॉरेन में चले जाइए, आप देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। उसके बाद हम सैटर्न की बात करेंगे। सैटर्न बिल्कुल सन से अपोजिट चलता है, तो वो लीब्रा में उच्च का होगा और एरीज में नीच का होगा। राहु और केतु में डिबेटेबल रहता है हमेशा, लेकिन हमने अच्छे रिजल्ट देखे हैं राहु के, जो कि जेमिनाई में देखे हैं, और केतु के सैजिटेरियस में देखे हैं। केतु जो बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र में, वो बोला जाता है कि देवगुरु बृहस्पति का चेला है, इसलिए वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में अच्छे रिजल्ट देता है। या वो देवगुरु बृहस्पति की अगर अच्छी दृष्टि भी पड़ जाए उनके ऊपर, 7th 9th या 5th कोई भी दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत अच्छा करते हैं। और आप नीच लिख लीजिए किस में होते हैं। राहु जो नीच होगा वो अपोजिट होगा केतु के, मतलब सेजिटेरियस में वो नीच का होगा, जो कि राहु का देवगुरु बृहस्पति से कोई मतलब नहीं है। वो उसको चाहिए एक्सपेंशन, वो नहीं जानता कि नॉलेज क्या है क्या नहीं है। वो ये चाहता है कि मैं जहाँ भी बैठूंगा उसको एक्सपेंड कर दूंगा, उस घर को एक्सपेंड कर दूंगा, या जिसके साथ बैठूंगा उसको एक्सपेंड कर दूंगा। तो राहु का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो देवगुरु बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानते। मतलब या देवगुरु बृहस्पति राहु को नहीं मानते, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और केतु जो नीच के होते हैं वो होते हैं जेमिनी में। ये चीज़ें आप लिखते रहेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लिखने की वजह से आपका बुद्ध जो है वो भी स्ट्रांग रहता है। और बुद्ध जिसका स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छा कंसल्ट करता है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपका बुध अगर अच्छा हुआ 5th हाउस में हुआ, या 8th का लॉर्ड 5th हाउस में, किसी तरह ये कॉम्बिनेशन 5th का 8th में या 8th का 5th में, तो वो ऐसे लोगों को अपनी कोई चीज़ रेमेडी बताएंगे ना, वो रेमेडी 100% आपके क्लाइंट पे काम करेगी। 100% मतलब आपके पास कोई क्लाइंट आया, आपने उसको कुछ सजेस्ट करा, कुछ कंसल्ट करा, वो 100% उसके ऊपर काम करेगी और वो आपसे हमेशा खुश रहेगा। तो बुध का एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा रोल है, और जिसका बुध का ये कॉम्बिनेशन है, 5th में बैठे हैं या 8th का लॉर्ड होकर स्पेशली 5th में बैठे हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। एस्ट्रोलॉजी इनफैक्ट क्या, वो कोई भी काम बहुत अच्छे और बहुत जल्दी सीखते हैं। तो आज के लिए ये क्लास अभी इतनी रहेगी। आप ये चीज़ें करिए, ये चीज़ें जो भी आपने लिखे हैं इसके बारे में आप आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी के आगे से हाउसेस के बारे में भी। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैंने जैसे बताया, आप चार्ट अपना बना सकते हैं, फ्री ऐप है एस्ट्रोसेज, वहाँ से आप चार्ट बनाइए अपना। अपने जो डिटेल्स होती हैं, 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम, ये डाल के आप चार्ट बनाइए।
आप देखिए कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, लेकिन कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी अभी रेमेडी या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ ये बनाइए, आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। आपकी महादशा कौन सी चल रही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक चीज़ मैं और बताया था आपको, इम्पोर्टेंट है सैटर्न के बारे में। सैटर्न जिस भी हाउस में बैठेंगे ना, आप ये अपनी कुंडली में भी नोट कीजिएगा जब आप ये चार्ट बनाएंगे। सैटर्न जिस भी हाउस में बैठेंगे, वहाँ के बारे में ना रोना, आपको रोना पड़ता है। मतलब अगर सैटर्न थर्ड हाउस में बैठ जाए ना, तो ऐसे लोग हार्ड वर्किंग की वजह से रोते हैं कि यार मेरे को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, और इस चीज़ का कोई भी रेमेडी नहीं है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुछ भी बोलेंगे कि मेरे को ऐसा होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम देते हैं, वो कुछ रेमेडी बताएंगे और आपको लग रहा है कि उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ जाए तो ऐसे ऐसे बंदे खुद से ही परेशान रहते हैं कि मेरे काम नहीं बनते हैं, मेरे काम बहुत ज़्यादा डिले होते हैं, मैं जो भी चाहता हूँ वो मिलता नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो अपने बच्चों से बहुत परेशान रहेंगे, अपनी एजुकेशन से परेशान रहेंगे। हो सकता है वो जिसमें उन्होंने एजुकेशन करी उस फील्ड में वो जॉब ना कर रहे हो, जॉब किसी और फील्ड में उनकी लग जाए। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी ये है, फोर्थ हाउस में रहेंगे तो ऐसे लोग अपने घर से थोड़ा परेशान रहते हैं, या ऐसे लोगों को ये भी देखा गया कि शनिदेव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी में रह नहीं पाते। मतलब आपने प्रॉपर्टी बना ली, आप रहते दिल्ली में, आपने आपको किसी ने बोला कि इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है बेंगलोर में, हम बेंगलोर में ले लेते हैं या चेन्नई में ले लेते हैं या मुंबई में, कहीं भी आप खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी में रह नहीं पाते। तो हो सकता है आप बहुत अच्छा घर बनाएं, लेकिन आप उस घर में रह नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि आपके वो घर बनाने के टाइम पे ना प्रॉपर्टी में भी, प्रॉपर्टी के पेपर्स में भी प्रॉब्लम आए, या आपको हो सकता है बाद में ही पता लगे कि प्रॉपर्टी के पेपर्स में कुछ ना कुछ इशू है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आपके लिए सबसे, सब लोगों के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी ये है कि आप वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर लें, जो आपको शनिदेव दे रहे हैं, वो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी आपके लाइफ में। तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है। आपके पास, आप अगर आप थर्ड हाउस में बैठे हैं, आपके पास हार्ड वर्क बहुत है, तो आप कभी भी उसके लिए रोइए मत कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ऑफिस का काम मेरे को दे देते हैं, कोई छुट्टी पे है तो उसका काम मेरे को मिल जाता है। इसके लिए जब आप रोना बंद कर देंगे ना, तो आप देखिए आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी होगी। आप देखिएगा कि आपके इंक्रीमेंट्स, ये सब चीज़ें कितनी अच्छी होती है, क्योंकि आपको रिजल्ट ज़रूर देंगे शनिदेव। और जब वो रिजल्ट देते हैं तो वो बहुत, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो वैसा रिजल्ट देंगे, अगर आपके कर्म अच्छे करे हुए हैं आपने, आप उसके लिए रोते नहीं हैं तो। लेकिन यही आपने रोना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आप कितने सालों से आप रोते रोते रह जाएंगे, आपको कभी भी उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे अच्छे। आप जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आप जितने मर्जी किसी से भी कंसल्ट कीजिए, चाहे वो कितना मर्जी टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक्सेप्ट कीजिए जो भी आपको शनिदेव दे रहे हैं। आप देखिए आप उसके रिजल्ट्स कितने अच्छे मिलते हैं, आप उसके लिए रोइए मत। आपको इस वीडियो जो हमने अभी तक जितनी बनाई है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन इसी क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने पर्सनल डिटेल डाल रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या कुछ है, वो हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लाइव करेंगे आगे जाके। तब आप लोगों में से ही लोगों का चार्ट लेंगे और उनकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, या कुछ नया सीखना होगा तो भी मैं आप लोगों के में से ही किसी के चार्ट में से वो डिस्कस करेंगे, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, कॉम्बिनेशंस कैसे काम करते हैं। तो अभी के लिए आप इसी पे फोकस कीजिए। आगे जा जाके बहुत कुछ है सीखने को, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सीखने की सीखने के लिए मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही।